डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये है 12वां वीडियो पॉलिटी वन लाइनर सीरीज़ का। अगर आपने 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए और फिर यहाँ पर आइए। मैं हूँ प्रसून और स्वागत है आपका डीवीपी क्लासेस में। तो डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम अपन इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से, और कुछ डिटेल में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अलग चीज़ों के बारे में जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीपीएसपी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया। तो इसका मेन जो मोटो है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक और डेमोक्रेसी। आप जानते ही हैं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ही मेन पर्पज़ है डीपीएसपी को लाने का, ताकि जो हमारा राज्य है, जो नेशन है हमारा, वो ठीक से काम कर सके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एजम्पशन रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की का इस्टेब्लिशमेंट ही मेन पर्पज़ है डीपीएसपी का, और ये किस पार्ट में है, पार्ट 4। अगर आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक, और ये डीपीएसपी जो है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसमें देखिए मेन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट्स के, ना कि उसके कॉन्फ्लिक्ट में है। और यही मेन प्रिंसिपल किस चीज़ का है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मेन प्रिंसिपल यही है, ठीक है, यानी कि न्यायिक सिद्धांत। केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी जो है वो एक प्रकार का चेक है दैट कैन बी विड्रॉन एट द केयर ऑफ द बैंक। अगर मैं आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 39A यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा गया था कि फ्री लीगल एड, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना केस लड़ नहीं सकते, तो आपको फ्री लीगल एड यानी कि कम पैसे में या बिना पैसे के लीगल सहायता मिलेगी, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल नेचर होता है, जी हाँ, आप इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं आ सकते। जैसे आप फंडामेंटल राइट अगर आपका वैलिड होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के अगेंस्ट आप कोर्ट जा नहीं सकते हो, ठीक है। ये सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो लागू करे चाहे तो नहीं लागू करे, लेकिन करना चाहिए वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी आर्टिकल 39 में क्या कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्स है या जो पैसा है, जो धन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और ये आर्टिकल 39 में मेंशन्ड है। उसके बाद कहता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि लाइवलीहुड, ये डिपेंड नहीं करता कि आप आदमी हैं या औरत हैं, आपके लाइवलीहुड के लिए जो भी मीन्स है वो आपको मिलेगा। अगला है कि डीपीएसपी प्रपोजेस फॉर पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक का सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, इन सब चीज़ों में। तो ये है आर्टिकल 41 में, ठीक है, गवर्नमेंट करेगी ये चीज़। इसके बाद है कि डायरेक्टिव टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ कॉज, यानी कि जो गायों की गौ हत्या जो होती है या कुछ ड्रॉट एनिमल्स हैं उनकी जो हत्या होती है, वो डीपीएसपी आर्टिकल 48 के अंतर्गत ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोहिबिटेड है। इसीलिए कुछ स्टेट्स ये कर पाते हैं, वरना ये किसी भी स्टेट में लीगल नहीं होता, ठीक है क्या। अच्छा, इसके तहत आप कोर्ट जा नहीं सकते, इसलिए ये टोटली आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स इसको अभी भी फॉलो करता है। इसके बाद है विच इज़ द लेटेस्ट इंसर्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो लेटेस्ट इंसर्शन क्या है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आर्टिकल 43B ये डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, और इसके तहत क्या है, प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना और उसके फंक्शनिंग का डिटेल आर्टिकल किस में दिया है, आर्टिकल 43B। और ये किस अमेंडमेंट से लाया गया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1992 में एक एक्ट आया था
अमेंडमेंट एक्ट 73 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और ये आर्टिकल 40 में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत हर स्टेट को रूरल गवर्नमेंट अपने स्टेट में इस्टेब्लिश करने को कहा गया था। पहले तो ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने अपने स्टेट में इसी एक्ट के तहत 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश किया। अब क्या है कि हर स्टेट में विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है, और लगभग हर स्टेट में रूरल गवर्नमेंट यानी टियर 3 गवर्नमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी के तहत ही है, और ये 73 अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायरेक्टिव ऑफ पार्ट 4, इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किसमें है, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। और क्या है ये, इम्प्रूवमेंट फॉर इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपको याद होने चाहिए। ये आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे, अभी नहीं, ये इसको मैं हटाता हूँ। हाँ, ये आपके सामने ये आर्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बेसिक कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ आर्टिकल्स हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको देख लेते हैं एक बार, और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि कभी पेपर में आए तो हम उसको टिक कर पाएँ। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 51 तक ही जाता है, 36 से 51 टोटल आर्टिकल है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आर्टिकल 40 है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मैंने बता दिया आपको, आर्टिकल 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 39A के बारे में भी मैंने बात किया कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एफर्ड नहीं कर सकते, तो आपको कोर्ट में सहायता मिलेगी, आपको वकील दिया जाएगा कम पैसे में, या तो फ्री में भी मिल सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। आर्टिकल 41 है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, तो 40 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 45 कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। आर्टिकल 48 और 50 में क्या है, 48 में एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री, और 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सप्रू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का एक कॉमन ओरिजिन है। ये 1945 में एक रिपोर्ट आया था, सर तेज बहादुर सप्रू ने दिया था। इसमें दोनों को एक कॉमन ओरिजिन बताया गया था, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक जैसा ही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल बहुत न्यूज़ में भी है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। अगर मैं नट शेल में बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के ही कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये हर स्टेट के और सेंटर के जो हमारे हेड हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा और एक बढ़िया स्टेट बना सके।